ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं। ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव्स उसी की पॉइंट्स पर बेस्ड है। अगर आप की पॉइंट्स को सही ढंग से देख लेोगे ना यार, तो एक भी ऑब्जेक्टिव्स आपसे छूटेगा नहीं। ठीक है, तो आओ देखते हैं। पहला देखो, कमला दास has earned a respectable place in both English and, यहां पे कुछ आपको भरना पड़ेगा, लिटरेचर। ये देखो क्वेश्चन 2023 साइंस में था, ठीक है, और आर्ट्स में भी था। आई बात समझ में? अब देखो यहां पे किस भाषा में इन्हें रेस्पेक्टेबल प्लेस मिला था। तमिल, कन्नड़ा, तेलुगु या मलयालम। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था? मलयालम। इंग्लिश एंड मलयालम, यानी बी इज द राइट ऑप्शन। यहां आ जाएगा, आपको 1 नंबर मिल जाएगा। दूसरा देखो, समर इन कोलकाता, यही कोलकाता या कलकत्ता, इस कलेक्शन ऑफ पोएम्स, यानी ये एंथोलॉजी है। और ये एंथोलॉजी किसने लिखा? देखो 2020 IAC 2022 में भी था और 2020 में भी था। अब बताओ समर इन कोलकाता किसने लिखा? इसी में तो ग्रैंड मदर हाउस था ना, तो ऑब्वियस है लिखेगा कौन? कमला दास ही तो लिखेंगी ना, इसलिए दिस इज द राइट ऑप्शन। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, कमला दास was born, अब कब पैदा हुई थी? अभी आपने देखा था कब पैदा हुई थी, याद आ रहा? आप हो, कब पैदा हुई थी याद आ रहा है कि नहीं? याद आ रहा? ये 1934 में पैदा हुई थी, ठीक है। 1934 में पैदा हुई थी, यानी बी इज द राइट ऑप्शन। 3 का बी, 3 का बी क्या है? ये राइट ऑप्शन है। आई बात समझ में? Which figure of speech has been used in my grandmother house? अब फिगर ऑफ स्पीच की चर्चा भी करे थे मैंने। अलंकार, यहां तक तो ठीक ठाक है। अब इसको ऊपर करेंगे तो फिर देख लीजिए ये वाला, ठीक है। अब ये which figure of speech has been used in my grandmother house, बताया ना। फिगर ऑफ स्पीच में अलंकार कब किया, कौन सा किया गया है? अब देखो 1 नंबर में मेटाफर है। मेटाफर के हिंदी होते हैं रूपक, यानी इसमें भी तुलना होता है, लेकिन इसमें तुलना बिना लाइक और एज का होता है। बिना लाइक और एज लगाए तुलना किया जाता है, वो कहलाता है मेटाफर। हिंदी होता है रूपक। जैसे ही इज ए शाइनिंग स्टार, ही इज ए शाइनिंग स्टार, तो यानी ही किसी आदमी को तुलना शाइनिंग स्टार से कह दिया गया, कहा जाता है ना। कैमल्स आर द शीप ऑफ डेजर्ट, तो वहां पे कैमल्स का तुलना किससे किया गया? शीप ऑफ डेजर्ट से किया गया, विदाउट द यूज ऑफ लाइक और एज। दैट इज कॉल्ड मेटाफर, दैट इज कॉल्ड मेटाफर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है पर्सनिफिकेशन। पर्सनिफिकेशन का मतलब होता है अवतार। अवतार में क्या होता है? हम किसी भी नॉन लिविंग चीज को एक ह्यूमन बीइंग की तरह ट्रीट करते हैं। जैसे द विंड हाउल्ड इन द नाइट, द विंड हाउल्ड इन द नाइट। अब विंड हाउल्ड करता है, यानी विंड जो है हाउल्डेड किया, यानी शोर मचाया, यानी कोई इंसान की तरह वह शोर मचाया। तो यहां पे
द विंड हाउल्ड इन द नाइट, यानी विंड को हमने क्या कर दिया, एक इंसान की तरह ट्रीटमेंट दिया। तो ये जो सेंटेंस है एग्जाम्पल ऑफ पर्सनिफिकेशन है। यहाँ पे ही इज अ शाइनिंग स्टार इज द एग्जाम्पल ऑफ मेटाफर। नेक्स्ट देखो, एपिक सिमिली। एपिक का मतलब होता है महाकाव्य, लंबा ग्रंथ, जैसे कि रामायण महाभारत ही एपिक है। और उसमें जो तुलना होता है ना, उसमें तुलना किया जाता है, वो कहलाता है एपिक सिमिली। सिमिली का मतलब होता है उपमा, ठीक, हिंदी होता है, लेकिन वो बड़ा पोएम होता है, बड़ा पोएम में उस तरह का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। लेकिन आप जो ग्रैंड मदर हाउस पढ़े थे, तुलना तो है लेकिन छोटा पोएम है। तो छोटा पोएम में जो तुलना करते हैं लाइक लगाकर, एज लगाकर, वो होता है सिमिली, सिंपल सिमिली। और महाकाव्य यानी बड़ा 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 लंबा सा कविता में जो तुलना होता है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी होता है, जटिल होता है, उसे कहा जाता है एपिक सिमिली। तो आपका जो पोएम है माय ग्रैंड मदर हाउस सिंपल है, इसलिए इसमें कौन सा यूज हुआ है, ये सिमिली, यानी इसका आंसर होता है रूपक। जैसे सी इज एज ब्यूटीफुल एज अ रोज, हर आईज आर एज शाइनिंग एज अ स्टार, ऐसे करके। तो यहाँ पे एज लगाकर, लाइक लगाकर तुलना करेंगे तो उसको कहते हैं सिमिली। तो इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज किया गया है, इसमें यूज किया गया है सिमिली। दिस इज द राइट ऑप्शन। आई बात समझ में? मैंने आपको समझा भी दिया ये सब। अगर आने वाले कविता में ये सब टर्म यूज होता है तो आपको पहले से पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखो, द स्पीकर ऑफ ग्रैंड मदर हाउस इज प्राउड ऑफ, मैंने गर्व करती थी किसके ऊपर, हर पेरेंट्स हाउस के ऊपर, अपने ग्रैंड मदर के हाउस के ऊपर, अपने चाचा के घर के ऊपर, या किसी के घर के ऊपर नहीं। तो इसमें एक ही बात कही गई है, ग्रैंड मदर की बात। तो ग्रैंड मदर के घर पर उन्हें बहुत गर्व था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फुल ऑफ लव था, फुल ऑफ अफेक्शन था। डू यू अंडरस्टैंड दैट? इसलिए शी वाज प्राउड ऑफ, है ना, प्राउड ऑफ हर ग्रैंड मदर्स हाउस, यानी बी इज द राइट ऑप्शन। ठीक, नेक्स्ट देखो, when did the speaker of my grandmother house leave with her grandmother, यानी जो कविता के जो स्पीकर है, जो कवित्री है, वह कब रहती थी अपने दादी माँ के साथ? पढ़े हो की पॉइंट में, ड्यूरिंग हर चाइल्डहुड, ड्यूरिंग हर चाइल्डहुड, ठीक है। तो ये ए इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। एडोलेसेंस, तरुण अवस्था, उसमें तो शादी इनकी हो गई, ये अपने क्या कहते हैं और ससुराल चली गई। यूथ के समय तो फिर अपने ससुराल होंगी या कहीं अपने दूसरे दोस्त के साथ कहीं दूसरे जगह रहती थी। इसलिए राइट ऑप्शन इज ड्यूरिंग हर चाइल्डहुड, वह अपने दादी माँ के घर रहती थी, ठीक है। माई ग्रैंड मदर हाउस इज पब्लिश्ड इन, ये कब पब्लिश हुआ था? 1965, ठीक, याद है, की पॉइंट में रखा गया था। किस बुक में? वो कलकत्ता वाला, समर इन कलकत्ता, उसमें 1965, यानी सी इज द राइट ऑप्शन। इज इट क्लियर? चलो नेक्स्ट, तो आप ही उसको ऊपर उठाएंगे, देख लो एक बार ठीक से ढंग से, ठीक है। ऑप्शंस देख लेंगे आप। अच्छा, माई ग्रैंड मदर्स हाउस इज सॉनेट। अब ये टाइप ऑफ कविता हो गया, टाइप ऑफ पोएम्स हो गया। अब सॉनेट क्या होता है? ये 14 लाइन की कविता होता है। 14 लाइंस की कविता को सॉनेट कहते हैं। ये भी दो प्रकार का होता है, एक इटालियन और एक शेक्सपियरियन। इटालियन में भी 14 लाइन और शेक्सपियरियन में भी 14 लाइन। फर्क क्या है? इटालियन में 8 और 6 दो खंडों में कविता
विभक्त होगा, डिवाइडेड होगा, और शेक्सपियर वाले में 4 4 4, 3 खंड ये और फिर 2 कॉपलेट 4, यानी 4 खंड के कविता होंगे, 3 खंड 4 4 लाइन के होंगे, और चौथा जो होगा वो 2 लाइन का होगा। 4 3 12 2 14, दैट इज द डिफरेंस। ये सोनेट नहीं है, ग्रैंड मदर हाउस सोनेट नहीं है। ओड, ओड होता है संबोधन गीत, किसी को संबोधित करके गीत गाया जाता है। जैसे आपने सुना होगा ओड टू अ नाइटिंगेल, ओड टू ऑटम, ओड टू वेस्ट विंड एक्सेट्रा। तो जब किसी को हम संबोधित करके उसके बारे में गीत गाते हैं, दैट इज कॉल्ड ओड। यहां तो ऐसी कोई बात नहीं है, किसी को संबोधित नहीं की जा रही है, ये तो अपनी फीलिंग्स को, अपनी इमोशंस को, अपने इमोशंस को व्यक्त कर रही है, जो अपनी दादी माँ के साथ गुजारी थी वो, और प्रेजेंट लाइफ में जो इनके साथ हो रहा है वो सब इमोशंस को ये एक्सप्रेस करती है। तो यहाँ तो किसी को संबोधित ही नहीं कर रही है, ठीक है ना। जैसे ओड टू नाइटिंगेल पढ़ेंगे तो नाइटिंगेल के बारे में लिखते हैं, कभी लिखते हैं, जैसे जॉन किट्स से ओड टू ऑटम पढ़ना आपको है, इसमें रेनबो में वहां भी वो ऑटम को संबोधित करके लिखते हैं। यहां तो ऐसी कोई बात नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। बैलेड, बैलेड भी एक कविता होता है जिसमें कहानी होता है, यानी कविता लंबी होगी, उसमें कहानी कही जाएगी, पोएम में एक कहानी होगी, ठीक है, यानी गीत में एक कहानी होगा। जैसे आपने एक गीत सुना होगा कर्ज फिल्म का, एक हसीना थी एक दीवाना था, ये वाला कर्ज मूवी का है। उस पूरे सॉन्ग में एक कहानी है, अ स्टोरी है, दैट सॉन्ग इज कॉल्ड बैलेड। क्या इसमें कोई कहानी है? इसमें कोई कहानी है? कोई कहानी नहीं है, जस्ट इस कविता में डिफरेंस बताया गया है, डिफरेंस बिटवीन द पास्ट एंड द प्रेजेंट, बस। तो ये भी नहीं है, तो बचा क्या आपके पास? ए भी नहीं है, बी भी नहीं है, सी भी नहीं है, तो बच गया आपके पास क्या? डी, लिरिक। भाव सूचक यानी भावनात्मक कविता को लिरिक बोलते हैं, और ये ग्रैंड मदर हाउस फुल ऑफ इमोशन है, इसलिए क्या हो जाएगा? ये लिरिक हो जाएगा। तो डी इज द राइट ऑप्शन। इज इट क्लियर? चलो। ड्यूरिंग हर चाइल्डहुड द स्पीकर ऑफ ग्रैंड मदर्स हाउस लिव्ड विथ हर। अब अपने चाइल्डहुड के समय जो स्पीकर है कमला दास, किनके साथ रहती थी? हाँ, अपने दादी माँ के साथ तो रहती थी ना। पूरा कविता यही बात कह रहा है, तो हमको अब दूसरे के साथ जाने की कोई जरूरत ही नहीं है। ग्रैंड मदर इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। आ जाओ, देख लो एक बार ठीक से, हम इसको फिर ऊपर करेंगे। बात समझ में आ रही है? बन रहा है कि नहीं? वो की पॉइंट से हमको लग रहा है कि पूरा का पूरा बन जा रहा होगा, इसलिए की पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू वांट टू गेट सक्सेस, रीड द की पॉइंट। परीक्षा में जाने से पहले एक बार सारे बुक्स के की पॉइंट पढ़ लेना। मैं सारे किताब का की पॉइंट्स दूंगा, याद रखना। बस आपको एक बार की पॉइंट्स पढ़ना है, 95 प्लस योर्स, ठीक है। माई ग्रैंड मदर हाउस पब्लिश्ड इन, कहां पब्लिश्ड हुई थी? कहां पब्लिश्ड हुई थी? पब्लिश्ड हुई थी बी, समर इन कलकत्ता। याद आ रहा? समर इन कलकत्ता। डिसेंडेंट उनकी कविता है। द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम्स भी उनकी कविता है, लेकिन ये पब्लिश किसमें हुआ था? इसमें, समर इन कलकत्ता, कोलकाता एक्सेट्रा। तो बी इज द राइट ऑप्शन, बी इज द राइट ऑप्शन, ठीक। नेक्स्ट आ जाओ। हु कंपोज्ड द पोएम ग्रैंड मदर हाउस? इतना चर्चा करने के बाद अब भी कोई डाउट रहेगा क्या यार? इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, कमला दास।
दैट्स इट, आगे पीछे दिमाग लगाने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, आ जाओ। और ये ऐसा भी A.K. रामानुजन हम लोग को पढ़ना भी नहीं है, सरोजनी नायडू ये हमें पढ़ना ही नहीं है, तो भाई एक ही ऑप्शन सही है, यानी कमला दास, ऐसे पता भी था। नेक्स्ट, हु इज द स्पीकर इन माई ग्रैंड मदर हाउस? स्पीकर कौन है? द पोएट हिमसेल्फ, सॉरी पोएट हरसेल्फ। द पोएट हरसेल्फ खुद ही तो बोल रही है ना कमला दास, द पोएट हरसेल्फ। तो देखो, तो पोएट हरसेल्फ कौन हो गया? कमला दास इज द राइट ऑप्शन। टोरू दत्त, S.K. कुमार, इस सब का तो चर्चा ही नहीं है हमारे बुक में। दे आर नॉट द पार्ट ऑफ आवर बुक रैनबो, ओनली कमला दास इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट, कमला दास हैज रीड इन द पोएम। अब बताओ कमला दास कौन सा कविता लिखा? माई ग्रैंड मदर हाउस, दूसरा तो कुछ है नहीं। अब रही बात है स्नेक, अगर पढ़ोगे आगे तो पता चलेगा स्नेक को कौन D.H. लॉरेंस लिखा, फायर हिम K.K.N. दारू वाला लिखा, द सोल्जर रूपर्ट ब्रूक ने लिखा, आगे पढ़ोगे। लेकिन ग्रैंड मदर हाउस को किसने लिखा? कमला दास ने लिखा। ठीक, तो ऑप्शन क्या है? सी इज द राइट ऑप्शन। ठीक, एक बार फिर से देख लो अपने से, सरसरी नजर से देखो, इसमें कोई डाउट तो कमेंट करके पूछ लिया करो यार, ठीक ना? डाउट नहीं है तो सब कुछ ठीक ठाक, तो चले ऊपर। उन्होंने 13 किया था, कमला दास हैज रिटन द पोएम। ठीक है, 14 से चलते हैं। अच्छा, कमला दास इज एन पोएटेस। अब ये कहां की कवित्री है? अमेरिकन है क्या? एकदम नहीं, क्योंकि ये इनका जन्म कहां हुआ था? केरला में हुआ था ना, तो केरला अमेरिका में है क्या? इट इज नॉट द राइट ऑप्शन। अफ्रीका में ऐसे भी नहीं है, रसिया में ऐसा भी नहीं। ठीक है, बी इज द राइट ऑप्शन, इंडियन पोएटेस। इज इट क्लियर? अच्छा, हु रोट ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम्स? इसके बारे में चर्चा की पॉइंट में किया गया था कि सम इंपॉर्टेंट बुक्स ऑफ कमला दास, उसमें एक बुक ए भी है, ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम्स। अब देखो ये 2022 की है साइंस में। अब किसने लिखा? बस कमला दास ने लिखा। D.H. लॉरेंस तो स्नेक लिखा है, K.K.N. दारू वाला फायर हिम लिखा है, T.S. इलियट मैकाविटी द मिस्ट्री कैट लिखा है। तो राइट ऑप्शन इज कमला दास। इज इट क्लियर? अच्छा, देखो लो, सारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है भाई मेरे, ये मैं अपने से नहीं बनाया, मैं प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को छांट कर आपके लिए लाया। अब तक 2023 तक जो भी क्वेश्चंस हैं, सारे क्वेश्चंस इसके अंदर है। ठीक है, आप इसके पढ़ने के बाद आपको जो भी क्वेश्चन बैंक मिलता है आप उससे बनाओ। मेरा वादा है आप कहीं फंसोगे नहीं, दैट्स माय प्रॉमिस। ठीक, अच्छा, कमला दास रिमेंबर्स द हैप्पी डेज स्पेंट इन स्वीट कंपनी ऑफ। अब कमला दास रिमेंबर करती है अपने हैप्पी डेज जो बिताया गया था, है ना, स्वीट कंपनी, एक मधुर संगति में। तो कमला दास अपने हैप्पी डेज एक ही आदमी के संगति में बिताई थी, वो थी इनकी दादी माँ। तो ऑब्वियस है ग्रैंड मदर इज द राइट ऑप्शन। ग्रैंडफादर की तो चर्चा ही नहीं हुआ है, फादर की चर्चा नहीं हुई है, मदर की भी चर्चा नहीं हुई है कविता में, इसलिए ओनली वन ऑप्शन इज द राइट वन, द ग्रैंड मदर। ए इज द राइट ऑप्शन। इज इट क्लियर? नेक्स्ट आओ। शी नोटिस्ड ए बिहाइंड द डोर ऑफ द बेडरूम। अब आपने पढ़ा था, वो देखी पीछे डोर ऑफ द बेडरूम, अपने दरवाजे के, बेडरूम के दरवाजे के पीछे, उसमें एक ही जानवर का बोध हुआ है, एक ही जानवर का डिस्क्रिप्शन है। ठीक,
ब्रूडिंग डॉग, लाइक अ ब्रूडिंग डॉग। दूसरा कोई जानवर तो उसमें था ही नहीं, तो डॉग इज द राइट ऑप्शन। ऑक्स की तो बात ही नहीं है, काऊ तो थी नहीं, कैट भी नहीं था। ब्रूडिंग डॉग इज वर्ड यूज्ड इन दैट पोएम। तो एनिमल जो देखा गया है वो डॉग, डॉग इज द राइट ऑप्शन, सी इज द राइट ऑप्शन। इज इट क्लियर? नेक्स्ट आ जाओ। द हाउस वेंट इनटू साइलेंस ड्यू टू द डेथ ऑफ, घर चला गया शांति में, एकदम शांत हो गया। ड्यू टू कारण से, डेथ ऑफ मतलब किसके डेथ के कारण से घर कहां चला गया? साइलेंस में चला गया। तो एक ही आदमी का डेथ है, वो है या लिखा है वुमन, मैन, गर्ल एंड बॉय। तो एक वुमन ही तो था, ग्रैंड मदर थी। ग्रैंड मदर इज और वुमन, मैन की तो बात ही नहीं था, गर्ल की कोई बात ही नहीं है, बॉय की बात ही नहीं, तो हम किसके साथ जाएंगे? वुमन के साथ ही जाएंगे। एक बार आप देख लीजिए, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा। एक बार देख लीजिए ऑप्शंस को सारे, तो फिर हम इसको साफ करके फिर ऊपर चलते। एक ग्रैंड मदर हाउस इज पोएम बाय कमला दास। अब किस तरह की कविता है? बायोग्राफिकल, यानी ये जीवनी संबंधी है। यानी बायोग्राफिकल मतलब बायोग्राफी रिटन बाय अदर्स, किसी भी आदमी के जीवनचर्या, यानी जीवनी कोई थर्ड पार्टी लिखता है उसे कहते हैं बायोग्राफी। ठीक, अब मेरे बारे में कोई आदमी लिखेगा तो दैट विल बी कॉल्ड बायोग्राफी। ये बायोग्राफिकल तो है नहीं। कभी तो खुद कभी जो कवित्री है वो खुद अपने बारे में लिख रही है, तो बायोग्राफिकल तो हुआ नहीं। बिब्लियोग्राफिकल, बिब्लियोग्राफिकल का मतलब होता है संदर्भ ग्रंथ सूची। संदर्भ ग्रंथ सूची का मतलब होता है जब आप कोई चीज लिखते हो, जैसे हम लोग पीएचडी करते हैं तो थेसिस लिखते हैं, और थेसिस लिखने में कौन कौन से बुक्स हमने पढ़ा, कौन कौन से बुक्स को मैंने उसमें रेफरेंस दिया, उसके एक हम लोग को बनाना पड़ता है ना, बिब्लियोग्राफी बनाना पड़ता है अंत में। ठीक है, 50 बुक, 60 बुक, 100 बुक, अरे कितने बुक से आपने उस कंटेंट को लिया, उसका रेफरेंस वगैरह वगैरह, तो उसको कहते हैं बिब्लियोग्राफी। तो क्या कि बुक सूची है क्या? ये तो बुक की सूची तो है नहीं, तो ये बिब्लियोग्राफी भी नहीं होगा। नन ऑफ की बात ही नहीं है। एक आ जाओ ऑटोबायोग्राफिकल, यानी ये जीवनी है एक कवित्री का और उन्हीं के द्वारा लिखी गई है। तो जब किसी के जीवन के बारे में खुद वो आदमी लिखता है, चाहे कोई लेडी लिखे चाहे मेल लिखे फीमेल लिखे, वो क्या कहलाएगा? ऑटोबायोग्राफिकल। तो ये जो कविता है ना ऑटोबायोग्राफिकल है। कुछ टर्म्स है जो मैंने आपको पढ़ाते क्रम में सिखा दिया, ताकि आपको आगे कहीं ऐसा वर्ड मिले तो आप कंफ्यूज्ड ना हो। एम आई राइट? चलो, द पोएटिस इन ग्रैंड मदर हाउस बेक्स एज। अब देखो, ग्रैंड मदर हाउस में जो कवित्री है वो क्या करती है? भीख मांगती है। वो खाना वाना नहीं मांगती यार, भीख मांगती है। हाँ, प्यार का भीख मांगती है। बेग एट किसके दरवाजे पर? अजनबी के दरवाजे पर, स्ट्रेंजर्स डोर। तो यहां पे होगा स्ट्रेंजर, सी इज द राइट ऑप्शन। फ्रेंड तो आज के जमाने में फ्रेंड नहीं है कोई। फ्रेंड एक कहने का है, बट वी डोंट नो अबाउट माय फ्रेंड्स, जस्ट वी नो द नेम। हम उनका नाम जानते हैं, उनके पिता का नाम जानते हैं, उनका घर कहां है ये जानते हैं, लेकिन वो हैं क्या हम ये नहीं जानते। ठीक, इसलिए वो भी स्ट्रेंजर ही है। जब धोखा देता है तब पता चलता है, तब मुंह से एक गाना आता है, दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा। ठीक, ये वाली। तो स्ट्रेंजर के दरवाजे पर वो मांगती है, भीख मांगती है। किस चीज का? प्यार का। ये देखो 2018 में आईए में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक ना? आ जाओ। ये फैमिली की बात भी नहीं है,
आज के जमाने में देखा जाए तो फैमिली का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया। फैमिली मतलब प्यार, प्यार के साथ एक दूसरे के साथ रहना, एक दूसरे के साथ इमोशनली अटैच्ड होना। ऐसा आज के जमाने में कितने फैमिली आपको मिलेंगे, रहते हैं साथ साथ बट देयर इज नो कनेक्टिविटी। जस्ट शाम को आते हैं सोने के लिए और खाने के लिए, और क्या। इसलिए फैमिली का कंसेप्ट भी मॉडर्न एज में खत्म। एनिमीज, आज के जमाने में एनिमीज क्या, आज के जमाने में ना कोई दोस्त है ना कोई दुश्मन है, केवल बिजनेस है। ठीक है, आज हम लोग कहते हैं कि पाकिस्तान है, चाइना है, रसिया है, अमेरिका है, कोई किसी का दोस्त नहीं है, कोई किसी का दुश्मन नहीं है, सब एक दूसरे के साथ बिजनेस करते हैं। हम लोग के भी समाज में ऐसा ही हो रहा, सब लोग एक दूसरे के साथ बिजनेस कर रहा है, प्रॉफिट। हम आपसे दोस्ती तभी करते हैं जब हमें कुछ ना कुछ आपसे प्रॉफिट होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, कहेंगे सर आप तो ग्रेट हो, आप ही सब कुछ हो। इसका मतलब देयर इज समथिंग ही और सी डिजायर्स, याद रखना। तो फैमिली कंसेप्ट भी खत्म, एनिमी की बात ही खत्म, सब बिजनेस व्यापार है, फ्रेंड्स भी नहीं, बस हम लोग सब एक दूसरे को अजनबी है। इसलिए स्ट्रेंजर्स इज द राइट ऑप्शन, यानी सी इज द राइट ऑप्शन। आई बात समझ में? आ जाओ। देयर इज ए हाउस नाउ फार अवे। अब कहती है कि एक घर है जो बहुत फार अवे है, हमसे बहुत दूर है। वेयर वंस, जहां एक समय आई रिसीव्ड, मैं पाया करती थी, व्हाट, लव। ठीक है, इज फ्रॉम द पोएम। ये कहां से लिया गया है? तो ऑब्वियस है ग्रैंड मदर हाउस से लिया गया है। यही तो घर की बात कर रहा है ना, और यहां भी हाउस की बात कर रहा। क्या सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में हाउस की बात है? नहीं, नाम ही है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, अपने बारे में कहा ना। यहाँ घर की तो कोई कंसेप्ट ही नहीं है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगी। वॉट टू ऑटम, ये ऑटम के बारे में बात हो रही है, स्नेक सांप के बारे में बात हो रही है, और यहां देख रहे हो घर की बात हो रही है। तो घर वाला तो एक ही चीज ही रहा, ग्रैंड मदर हाउस। इसलिए सी इज द राइट ऑप्शन। थोड़ा दिमाग चलाओगे तो अपने आप हो जाएगा यार। देखो, पढ़ाई लिखाई का मतलब जानते हो क्या होता है? अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग का बढ़ाना होता है, यानी अंडरस्टैंडिंग को ग्रो करना, दैट इज कॉल्ड एजुकेशन। लेकिन हम लोग एजुकेशन को क्या बना दिए? बेस्ड ऑन मेमोराइजेशन। हमारा अंडरस्टैंडिंग नहीं बढ़ता, बस हम मेमोराइज करते हैं, कलेक्शंस होते हैं इंफॉर्मेशन। देयर आर ए लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इन आवर माइंड। बहुत सारे इंफॉर्मेशन हमारे दिमाग में पड़ा रहता है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग नहीं आता। इसलिए भैया हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है ना, नॉट बेस्ड ऑन ग्रोइंग अंडरस्टैंडिंग, जस्ट बेस्ड ऑन मेमोराइजेशन। इसीलिए हमारे इंडिया जो है ना, एक यंग कंट्री है, लेकिन कहा जाता है कि 85% ऐसे लोग हैं, यंग पीपल, दे आर नॉट एम्प्लॉयेबल। क्यों? क्योंकि इनके अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है। ओनली 15% आर एम्प्लॉयेबल, यानी हमारे पूरे देश के 15% लोग ही जिनके पास अंडरस्टैंडिंग है, वही जॉब के लायक है। ऐसा सरकार की डाटा वगैरह है। ठीक है, आ जाओ। बिहाइंड माई बेडरूम डोर लाइक अ ब्रूडिंग डॉग इज रिटन बाय। अब ये लाइन किसने लिखा? ये लाइन तो आया है ग्रैंड मदर हाउस में, और ग्रैंड मदर हाउस के राइटर कौन है? ऑब्वियस है कमला दास। तो कमला दास इज द राइट ऑप्शन। आई बात समझ में? क्लियर हो गया? यहां तक 22 तक क्लियर है? देख लो एक बार फिर से, एक बार सरसरी नजर लगा लो। कोई डाउट हो तो कमेंट करके बताना। Snakes were seen. Snakes were seen among. Among एक प्रीपोजिशन है जो दो से अधिक के बीच का बोध कराता है। दो के लिए बिटवीन, दो से अधिक के लिए among, के बीच। जैसे राम, श्याम एंड मोहन के बीच में दोस्ती है। There is friendship among राम, श्याम एंड मोहन। राम और श्याम के बीच दोस्ती है, देयर इज अ फ्रेंडशिप।
बिटवीन राम एंड श्याम। तो यहां पे अमोंग मतलब दो से अधिक। तो कहता है सांप घूमते हैं, सांप देखे जाते हैं, देखे गए के बीच इन ग्रैंड मदर हाउस। तो ग्रैंड मदर हाउस में किन चीजों के बीच सांप देखे गए? एक ही चीज तक, किताबें, बुक्स, यानी बुक्स बी इज द राइट ऑफ। दैट्स इट। आप देखो यार, ये 2021 2022 आईए में पूछा गया था। सारे वीवीआईपी क्वेश्चन से पिछले प्रीवियस ईयर्स का, ये मैं खुद का नहीं बनाया, वहां से लेकर आया। ठीक है, तो ये रहा आपका आज का ऑब्जेक्टिव्स और की पॉइंट। कल मैंने आपको पोएम्स पढ़ा दिया, उसके क्वेश्चन आंसर करा दिए, आज उसका की पॉइंट डील कर दिया और आपका क्या कहते हैं ऑब्जेक्टिव्स डील कर दिया। एक पोएम अब कंप्लीट हो गया। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलेंगे नए कंसेप्ट के साथ। तब तक गुड नाइट। ठीक, आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, हंसते रहें।